यादव शुरुआत करते जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में सिंचाई विभाग के अलग अलग पदों पर चयनित 144 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। साथ ही उत्तराखंड परिवहन निगम में मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत 43 पात्र आश्रितों को भी नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को यहां पर शुभकामनाएं देते हुए चयनित अभ्यर्थियों से ईमानदारी, निष्ठा, पारदर्शिता और कर्तव्य निष्ठता के साथ में कार्य करने की बात कही। सीएम धामी ने कहा कि अब राज्य में भर्तियां पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर सुनिश्चित की जा रही हैं, जिससे कि योग्य उम्मीदवारों को उनके कौशल और परिश्रम का पूरा लाभ मिल रहा है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि बीते 3.5 वर्ष में प्रदेश के 23,000 से अधिक युवा सरकारी नौकरी पाने में सफल रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं जहां पर उत्तराखंड शासन से बड़ी खबर। 11 अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल किया गया है। अपर सचिव अहमद इकबाल को अतिरिक्त जिम्मा दिया गया है। अपर सचिव आवास विभाग की जिम्मेदारी अपर सचिव अनुराधा पाल को जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि अपर सचिव आबकारी का अतिरिक्त जिम्मा यहां पर बढ़ा दिया गया है। तो आपको बता दें कि बड़ा फेरबदल, और ऐसे में अपर सचिव आवास विभाग की जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक भरत सिंह चौधरी के साथ रुद्रप्रयाग जिले के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीतने वाले नए जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात की। उन्होंने सभी को नए काम के लिए बधाई दी और कहा कि अब सभी मिलकर जनता की भलाई के लिए मेहनत करें। सीएम धामी ने यह भी कहा कि हमें अपनी पंचायतों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है। उनका कहना है कि जब गांव ग्रामीण अच्छे होंगे तभी तो राज्य आगे बढ़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं जहां पर उत्तराखंड के 12 जिलों में पंचायत चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रही हैं और मिठाई बांटकर जश्न मना रही हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस ने ज्यादा सीटें जीती हैं और बीजेपी तीसरे नंबर पर आ गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में कुछ गलत तरीके अपनाए हैं, लेकिन फिर भी खुशी मना रही है। हरीश रावत ने आरक्षण का मुद्दा भी उठाया और कहा कि चुनाव से पहले साफ हो जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी अब इसे अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो अपने कार्यकर्ताओं के टूटे हुए मनोबल को बढ़ाने के लिए और सत्ता के दबाव में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में और जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में खेल करने के लिए मिठाई बांट रही है। उनके पास वो तो तीसरे नंबर पर हैं। जो समाचार भी लगवाए जा रहे हैं वो सब प्रायोजित हैं। तीसरे नंबर पर है, आप देख लीजिए कहीं। और उनकी स्थिति क्या है वो केवल इस बात से समझा जा सकता है। आप देहरादून देख लीजिए, क्योंकि सारा मीडिया देहरादून में है। आप देहरादून में देख लीजिए उनकी स्थिति क्या है, वो कहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ उन्होंने एक नया खेल खेला आरक्षण का। तो आरक्षण एक अधिकार है लोगों का जो संविधान ने दिया हो। तो चलिए आगे बात करते हैं। ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार उमापति तिवारी ने मतगणना प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोबारा चुनाव की मांग करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल को पत्र भी भेजा है। प्रधान पद के उम्मीदवार ने जिलाधिकारी को लिखित पत्र भेजकर अवगत कराया है कि 31 जुलाई को जब कोटा बाग राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मतगणना चल रही थी तो मतगणना कर्मचारियों ने मुझे और मेरे विपक्षी प्रत्याशी को बराबर मत मिलने की बात कही और टॉस से जीत हार का फैसला करने को कहा। एजेंट वहाँ थे, मैं तो उन्होंने कहा कि पहले आपको विजयी घोषित किया गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद सूचना आई कि आप जो है बराबर में आ गए थे। कुछ देर बाद सूचना मिली मुझे कि आपके 2 वोट निरस्त करे गए हैं। लेकिन उसके बाद मैं पहुंचा तो मैंने कहा भाई आप लोगों ने मतगणना कर्मी जो भी वहाँ पर आरोप लोग थे, मैंने कहा भाई आपने जो पहले विजयी घोषित किया उसके बाद आप बराबर लाए, फिर एक अंक कम लाके मुझे जो है 2 वोट निरस्त करके आपने मुझे हार घोषित कर दिया। मैं इतना करना चाहता हूँ, मैंने वहाँ पर तुरंत जो है एप्लीकेशन दायर की और उनसे कहा कि मेरे सामने रिकाउंटिंग करिए, लेकिन मेरी कोई सुनी नहीं गई। मैंने उसके बाद जब वहाँ पर मेरी नहीं सुनी की, उन्होंने कहा आप कोर्ट चले जाइए, तो मैं कोर्ट जाने को मजबूर हुआ और मैंने अपनी जो विनती है वो उस डीएम साहब, सीडीओ साहब
वहाँ तक प्रतिलिपि मैंने कॉपी करी, मेल करी हैं, और उसके बाद लास्ट में मुझे कोर्ट जाना पड़ा। मतगणना स्थल पर जो गणना हुई थी उसमें एक ग्राम प्रधान एक वोट से निर्वाचित घोषित हुए हैं, और जो उन्होंने पुनर्गणना के लिए वहाँ पर आवेदन किया था उसमें पुनर्गणना के बाद भी रिजल्ट सेम रहा था। संज्ञान में ये आया है कि यहाँ इस कार्यालय में उन्होंने एक एप्लीकेशन दर्ज करी है पुनर्गणना के लिए, क्योंकि गणना पूर्ण हो चुकी है और मतपेटियाँ और जो गणना के जितने भी प्रपत्र हैं वो सीज हो चुके हैं। तो इसलिए अब अगर कोई भी गणना होनी है या किसी ने भी कोई अपील करनी है तो वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत कर सकता है। तो देहरादून में आज पुलिस आरक्षी भर्ती की लिखित परीक्षा पूरी सुरक्षा के बीच हो गई है और इसी बीच अगर बात करें तो एसएसपी देहरादून ने परीक्षा केंद्रों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। उन्होंने पुलिस कर्मचारियों को कहा कि वो ईमानदारी और पूरी मेहनत से अपनी ड्यूटी निभाए, साथ ही परीक्षा केंद्रों से के आसपास किसी भी अनजान या संदिग्ध व्यक्ति को रुकने न दिया जाए और साथ ही चौकस रहें। तो चलिए आगे बात करते, जहां पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज उत्तराखंड आए। उनका स्वागत करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। गजेंद्र सिंह शेखावत रक्षाबंधन समारोह 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेने आए। इस समारोह में रक्षा और संस्कृति से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें उनकी तरफ से कही गई और गणेश जोशी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के आने से राज्य के पर्यटन और संस्कृति को फायदा मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने सरकार पर महिला अधिकारों को छीनने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार ने यहां पर अशासकीय महाविद्यालयों में महिला कर्मचारी को मिलने वाला मातृत्व अवकाश फिलहाल रोक दिया है। इस संबंध में शासन की तरफ से एक आदेश भी जारी किया गया है। कांग्रेस ने कहा कि जबकि शासकीय महाविद्यालयों में ये सुविधा जारी है, अशासकीय महाविद्यालयों में इसे बंद करना न्याय संगत नहीं है। इससे महिला कर्मचारियों के अधिकारों को नुकसान पहुंचा है और इस फैसले पर कई सवाल उठाए गए हैं। अवकाश को लेकर एक अशासकीय जो विद्यालय महाविद्यालय हैं उनमें शिक्षण कार्य कर रहे या अन्य ड्यूटीज में जो काम कर रही हमारी बहनें हैं उनको मातृत्व अवकाश जो दिया जाता है, जो कानून भी है, उसका उल्लंघन करते हुए सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं कि ये कानून इन अशासकीय विद्यालयों में नहीं लागू होगा और वहाँ जो हमारी बहनें कार्यरत हैं उनको इस लाभ से वंचित किया जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण और महिला विरोधी जो सोच है भारतीय जनता पार्टी उसको प्रदर्शित करना। और अब चलिए आगे बात करते हैं रुद्रप्रयाग की, जहां के गांव जवाड़ी की महिलाएं अब चीड़ के पेड़ों से गिरने वाली सूखी पत्तियों से सुंदर राखियां बना रही हैं। ये काम वो स्वयं सहायता समूह के जरिए कर रही हैं। राखियों की पैकिंग से लेकर बिक्री तक का जो काम है वो महिलाएं खुद कर रही हैं। इससे उन्हें कमाई का जरिया मिला है और साथ ही पर्यावरण को भी फायदा हो रहा है। ये पहल आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण और लोकल उत्पादों को भी बढ़ावा देने का अच्छा उदाहरण बन रही है। हिमाद्री स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष भी हो और साथ साथ बैंक सखी का काम भी करते हो। और बाकी आजकल सीजन का टाइम है तो रक्षाबंधन पे हमने थोड़ा आरसीटी द्वारा हमने ट्रेनिंग ली थी। तो पहाड़ी उत्पादक जो हमारे ऑर्गेनिक चीज़ें होती है जैसे पिरुल है, तो पिरुल को लेकर के हमने राखियाँ सोची कि राखियाँ बना दें। क्यों पिछले साल भी हमने इस पर काम किया था तो बहुत अच्छा विजन हमारे सामने आया, तो अपनी मेहनत हमारी रंग लाई है। तो इस बार भी हमने कुछ राखियाँ बना के तैयार कर रखी है जो कि पिरुल से बनी हुई है। और पिरुल से राखियाँ नहीं, अन्य चीज़ें भी हम बना सकते हैं। टोकरियाँ हो गई, घर के सजावट सामान, गुलदस्ते रखने के लिए जैसे हो गए, शीशा बनाने का हो गया जैसे, तो इन चीज़ों का हम इसमें पिरुल से प्रयोग करके बनाते थे। हमारी राखी अभी तो फिलहाल ब्लॉक लेवल से डिमांड आ रखी है, हमें ब्लॉक लेवल से हमारी राखी सेल के माध्यम से चले जाते हैं। कल्पेश देवी, मैं यहाँ रुद्रप्रयाग जवाड़ी से हूँ।
हम जो है हमने सन 2024 में अगस्त में प्रशिक्षण लिया था। हमने होममेड अगरबत्ती का, उसमें हमने धूप बत्ती, दिए वगैरह और पूजा से सामग्री सभी, और लास्ट में हमने राखी भी सीखी थी। उस टाइम पे हमने एक दिन में राखी बनाई थी। तो हमने रुद्रप्रयाग स्टेट बैंक के बाहर स्टॉल लगाया था, जिसमें हमारी 7,000 की राखी बिक गई थी एक ही दिन में। और इस साल भी हमने डिमांड आ रही थी हमें ब्लॉक लेवल से, हम इन राखियों को CLF में भेजेंगे और वहाँ से हम बेचेंगे। तो अभी हम बना रहे हैं शीशे वगैरह और टोकरी पिरुल से, जो भी है ये पिरुल हम जंगल से लाते हैं और फिर हम घर में साफ सफाई करके इसका प्रोडक्ट बना रहे हैं। और अब चलिए आगे बात करते हैं हरिद्वार की, जहां पर पुलिस मुख्यालय की अगर बात करें तो कुल मिलाकर यहां पर भी एक बड़ी पहल की गई है। जहां पर आपको बता दें कि हरिद्वार में यहां पर तमाम, अगर बात करें मुख्यालय में, NDPS एक्ट से जुड़े मामलों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र सिंह डोभाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान SSP ने नशीली दवाओं से संबंधित लंबित मामलों को समीक्षा उनकी की है और साथ ही वांछित आरोपियों की भी गिरफ्तारी में लापरवाही बरतने वाले विवेचकों को कड़ी फटकार लगाई है। SSP ने साफ तौर पर निर्देश दिए कि नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहां से खरीदा, इनवॉइस कहां की है, वहां चेक किया आप लोगों ने, कहां उन्होंने न्यूज दिया है। हमारे हरिद्वार जनपद में जो NDPS से संबंधित अभियोग हैं उसमें की जा रही विवेचना की प्रगति के संबंध में और क्या अभी कार्रवाई खासकर 29 NDPS एक्ट में या अन्य जो हमारे पिट NDPS है या HS की कार्रवाई है, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई है, उस पर एक विस्तृत आज विवेचनाओं के संबंध में समीक्षा की गई थी। उसमें जो IO हैं उनके साथ ही संबंधित थानाध्यक्ष और सर्कल अफसर और SP सिटी SP ग्रामीण सभी को बुलाया गया था। और इसमें जो पेंडेंसी के कारण हैं, अगर उसमें व्यक्ति द्वारा जो पेंडेंसी रखी गई है हमारी विवेचक द्वारा, उन किन परिस्थितियों में रखी गई है उसकी समीक्षा की गई थी और इनको निर्देशित किया गया है कि पेंडेंसी को तत्काल समाप्त करेंगे और जो भी विवेचना में जो प्रगति है उसको तत्काल प्रभाव से उसमें प्रगति लेके आएंगे और जो विवेचना का जो सफल निस्तारण को सुनिश्चित कराएंगे। इसके साथ ही जो गैंगस्टर एक्ट के तहत हमारी कार्रवाई हैं वो लगातार उस पर भी समीक्षा करने की इनको हिदायत दी गई है। इसके साथ ही हमारे जो HS की जो खोलने की कार्रवाई है उसके लिए भी निर्देश। चलिए आगे बात करते हैं। आज उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे और राज्य के 17 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए और पूरी चेकिंग के बाद उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में एंट्री दी गई। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज आयोजन किया गया है और अलग अलग केंद्रों में लगातार बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। आज क्योंकि मौसम विभाग का भी अलर्ट है, लेकिन बारिश के बावजूद भी जो अभ्यर्थी हैं उनमें कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है। और यहां पर 17 जो केंद्र हैं वो बनाए गए हैं, जिसकी एग्ज़ाम की जो अवधि होगी वो 2 घंटे की होगी। 11 बजे से ये शुरू होकर 1 बजे तक का ये एग्ज़ाम जो है वो हो रहा है। ऐसे में परीक्षा के लिए सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और फोकस इसी बात पर किया गया है कि पारदर्शिता के साथ जो परीक्षा है उसको संपन्न कराया जा सके। सभी उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग समय से कम 1 घंटे पहले आने की बात कही गई थी। ऐसे में किस तरीके की तैयारियां हैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ, क्योंकि इस वक्त हम परीक्षा केंद्र में मौजूद हैं, वहाँ के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके की तैयारी है और पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम जो है वो संपन्न हो सके, इसको लेकर कितना फोकस किया जाए? हमारी पूरा फोकस है कि पूरी पारदर्शिता इसमें रखी जाए और किसी भी तरह की मतलब नकल इत्यादि का अनफेयर मीन का प्रयोग बच्चे न कर पाएँ। वो कल से ही हम इसमें लगे हुए थे और लगभग एक कक्ष में हमारे 24 कैंडिडेट हैं और एक कक्ष में 2 इन्विजिलेटर इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि पारदर्शिता बने रहे। जैमर्स का भी यूज़ किया जाता है यहाँ पर, जो जैमर अब चल रहे हैं आप देख सकते हैं कि फ़ोन वगैरह भी इसमें अब आप उसको भी नहीं कर सकते हैं, उसे रोकने के लिए। तो हमारी पूरी अपनी तरह से पूरी तैयारी है और तैयारी के साथ देखेंगे, आप देख ही पा रहे हैं कि बारिश के बावजूद बच्चे आए, काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी आए हैं और अपना जो पुलिस प्रशासन है वो हमारा पूरा सहयोग कर रहा है। आयोग के भी सदस्य हमारे साथ हैं जो मतलब इस एग्ज़ाम को देख रहे हैं, तो पूरी पारदर्शिता का ध्यान रखा गया है।
तो देखेंगे कि जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है उसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो हैं पहुंच रहे हैं और बारिश के बावजूद उत्साह जो है अभ्यर्थियों का कम नहीं हो रहा है। ऐसे में हमें जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने भी बताया कि पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है, फोकस किया गया है कि पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम जो है वो संपन्न कराया जा सके और इसीलिए तमाम तैयारियाँ पहले से ही कर ली गई थी। और आज जो यहाँ पर पुलिस विभाग के लोग हैं वो भी यहाँ पर मुस्तैदी के साथ तैयार खड़े हैं और लगातार चेकिंग करने के बाद ही अभ्यर्थियों को एग्जाम देने के लिए केंद्र के अंदर भेजा जा रहा है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ में शुभांगी बठिंडी खबर। तो अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की कार ने बाइक सवार 2 युवकों को बुरी तरह से टक्कर मार दी। सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं एक व्यक्ति को चोटें आई है। घटना के बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये तिल्ली के आसपास एक जो चौपहिया वाहन था जो चमोली की तरफ से आ रहा था, तो वो उसका एक्सीडेंट एक मोटरसाइकिल से हुआ है, जिसमें दोनों युवक जो हैं वो भी घायल अवस्था में अस्पताल रुद्रप्रयाग में लाए गए हैं इलाज के लिए, जिनका इलाज चल रहा है। ये गाड़ी का भी पता किया जा रहा है कि 4 व्हीलर क्या इसका नंबर वगैरह क्या है, लेकिन ये था चौपहिया वाहन और जो दूसरा वाहन था वो मोटरसाइकिल थी। चलिए आगे बात करते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने दिनेशपुर थाना परिसर में निर्माणाधीन स्टाफ रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान एडिशनल एसपी रेवाधर मटपाल ने कहा है कि कार्य संस्था को जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूरा करने को कहा गया है। इसके अलावा थाना परिसर में पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। कोई सरकारी बिल्डिंग बनती है तो फिर जो कार्यदायी संस्था है उसको हैंडओवर कार्रवाई करती है। हैंडओवर से पूरी हमने विजिट कर लिए थे, लेकिन आज एसएसपी सर स्वयं यहाँ आए और इसका मौका बनाना किया गया। जो कमियां हैं वो कार्यदायी संस्था को बताई जाएगी और छोटी मोटी कमियां हैं, कमियां मीन्स उनको कुछ सामान और लगाना है इसके अंदर, वो विजिट के कार्यदायी संस्था को दे देंगे, लगा देंगे, उसके अपने हैंडओवर कार्रवाई करनी होगी। और वैसे पूरा सर ने चेक किया तो साफ संतुष्ट थे, अच्छा बिल्कुल अच्छी बनी हुई है। और चलिए आगे बात करते हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुसीबतें अब बढ़ गई हैं। कानपुर देहात के दर्जनों गांव इस बाढ़ से प्रभावित हैं। हमारी टीम नाव से भोगनीपुर तहसील पहुंची और साथ ही आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे जिले जहां पर भी कई जगहों पर जलस्तर बढ़ा है। तो वही देखिए, अगर बाजपुर की बात करें तो बाजपुर में भी ऐसे में बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है, जहां पर नदियां उफान पर हैं। और आपको बता दें कि बाजपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि नदियों ने रौद्र रूप लिया हुआ है और कुल मिलाकर पानी का बहाव इतना ज़्यादा है, कहीं पर तो बाढ़ के जैसे हालात बने हुए हैं, कहीं दुकानों में पानी घुस गया है तो कहीं घरों में। ये घरों के बाहर की आप गलियां देख सकते हैं किस तरीके से पानी यहाँ पर नज़र आ रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि कहीं ये नदी का ही रास्ता है जहां से गुजर रही है। लेकिन आपको बता दें कि लोगों की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। जहां पर ये बाजपुर उत्तराखंड की अगर बात करें तो कुल मिलाकर लोगों की परेशानी जो है बढ़ती जा रही है। बाढ़ जैसे हालात यहां बने हुए हैं। इतना ही नहीं, लोग यहां पर रास्तों में जिस तरीके से पानी है उसको लेकर काफ़ी परेशान है, निकलने में दिक्कत हो रही। तो वहीं दूसरी तरफ नदियों का जलस्तर इस कदर बढ़ रहा है। जैसे कि हमें सूचना प्राप्त हुई प्रातःकाल में आज 6:30 बजे के आसपास सूचना हमें प्राप्त होने लगी थी। हमारे राजस्व कर्मचारी भी वहाँ मौके पर पहुँचने लगे थे और जैसे ही सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से राज्य सरकार को मिली तो माननीय मुख्यमंत्री जी और जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल मुझे भी मौके पर जाने के निर्देश दिए और मैं भी मौके पर आया। जैसा कि मैंने वहाँ पर देखा कि जो बेरिया नदी का पुल है वहाँ से पानी गंगा कॉलोनी में घुसा, उसके आगे जगह जगह से जोड़ा नदी का पानी इंदिरा कॉलोनी में घुसा है और इंदिरा कॉलोनी में लगभग 1 फीट से लेकर के 2.5-3 फीट तक पानी गया है। जो मकान की प्लिंथ ज़्यादा नीचे थी उनमें पानी ज़्यादा घुसा है, मलबा भी घुसा हुआ है। जिनकी प्लिंथ ऊपर थी वो 2-4-10 मकान थोड़ा राहत की स्थिति में थे। मैं पूरी गली मोहल्लों में गया हूँ, घरों में भी गया हूँ, उनके नुकसान को भी मैंने देखा है, समस्या का आकलन भी किया है और समाधान के जो हमें किया जाना है उनका भी हमने प्रारंभ कर दिया है। तत्काल सबसे पहली हमारी प्राथमिकता है कि पानी उतरते उसकी सफाई हो जाए, उनको फूड मिल जाए, फूड पैकेट मिल जाए और उनकी जो राहत सामग्री यानी राहत वितरण की जानी है वो भी तत्परता से बढ़ जाए। इसके साथ साथ अभी हमारे सिंचाई विभाग के लोग हमारे साथ बैठे हैं। सिंचाई विभाग ने जो इस बार काम किया था उसका एक बड़ा राहत तो ये मिला है कि बाजपुर बाजार में पानी नहीं घुसा है, अपस्ट्रीम में पानी नहीं घुसा है।
इस बार भाई साहब प्रशासन ने हमें डुबाने का पूरा प्लान बनाया है। लेवड़ा के दोनों साइड से बंदे बना दिए, हमारा एरिया पूरा छोड़ दिया है। पानी का कटाव पीछे कहीं भी नहीं है, सारा पानी इधर बह के आ रहा। हर किसी के घर में 5-5, 6-6 फीट पानी खड़ा हुआ है इस समय। ना प्रशासन देखने आ रहा ना कुछ। प्रशासन देखने आ रहा है, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, फोटो खिंचवा के चले जा रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने अब आफत का रूप ले लिया है। मैदानी क्षेत्र हो या पहाड़ी, चारों तरफ तबाही के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर में भी हालात बदतर हो चुके हैं। लोगों के घरों में पानी बच चुका है, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और प्रशासन की राहत टीम मौके पर पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल यही है कि हर साल यही समय दोहराया जाता है, क्या इसका कोई परमानेंट हल निकलेगा? अजहर मलिक, हिंदी खबर, बाजपुर। तो चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर यूपी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और साथ ही बांधों के जो फाटक हैं वो खोले जाने के बाद से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में यमुना नदी खतरे के निशान पर बह रही है। चित्रकूट जनपद में यमुना नदी के खतरे के निशान पर पहुंचने पर राजापुर तहसील के दर्जनों गांव का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया है, जिसमें सरदुबा, अरकरी, अतरोली और इसके अलावा चांदी जैसे आधा दर्जन ऐसे गांव हैं जो कि यमुना के बाढ़ के पानी से अपने आगोश में यमुना के पानी ने ले लिए हैं। सबसे ज़्यादा सरदुबा गांव प्रभावित हुआ है, जो कि यहां के सैकड़ों घर बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए हैं। प्रशासन ने 25 परिवार के लोगों को शरणालय में विस्थापित कर उनके रहने खाने का इंतजाम किया है। वहीं सरदुबा में राजापुर बांदा को जाने वाले स्टेट हाईवे में बाढ़ का पानी आ जाने से संपर्क टूट गया है। ऐसे में किस जगह अगर बात करें तो कुछ ऐसी जगह है जहां पर हजारों वाहन गुजरते थे और वहां पर आज नाव चल रही हैं। भैया कम से कम 100 आदमी के ओभर बस्ती है और सब के डूबे हैं, दरिया बुड्ढा पानी है। अब निकारत तो हाल लगे पानी में, तो हम डूबे नहीं। जो है जी सब गांव के लोगों के तरफ से, कोटेदार हो चाहे जो को हुआ, फिर राशन पानी दे रहे हैं, आप भोजन बनावा जाई थी। प्रधान जी आते हैं, जितना उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं, बाकी प्रशासन आ रहा है उससे देख के चले जा रहे हैं। कहते ये कर वो कर, उचित स्थान पे जाओ। वो तो हम जानते हैं उचित स्थान पे जाए, पे जब उचित स्थान मिलेगा तब जाएंगे ना। बाढ़ की स्थिति गंभीर है। यहाँ कई मकान जो है लगभग 100 मकान डूबे हैं और यहाँ ये पानी भरे हो गए करीब 3 से 4 दिन। हाँ, क्या स्थिति है गाँव की? यहाँ स्थिति बहुत खराब है, पूरी तरह गांव घिर चुका है। जो अधिकारी भी आते हैं, कल लेखपाल और यहाँ तहसीलदार साहब आए, तो वो लोग जो है जिन लोगों को आवश्यकता नहीं है उन लोगों को नाव दे के गए। यहाँ परिवार बहुत बड़ा है। कितना बड़ा लगभग? लगभग यहाँ 70 डेढ़ी है। चारों तरफ से पानी है? चारों तरफ से पानी है। चित्रकूट में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश और बांध के पानी को खोले के जाने के बाद से यहाँ का जो मंदाकिनी हो या फिर यमुना नदी, उसका जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो में खड़े हैं, जहाँ पर कभी वाहन चला करते थे वहाँ पर आज नाव चल रही है। यहाँ के जो घर हैं आप देख सकते हैं, घरों में दुकानों में पानी घुस चुका है। पेड़ भी देख सकते हैं आधे आधे डूब चुके हैं। जो यहाँ की दुकानें हैं, बिजली का खंभा है, या यूं कहें तो ये जो मंडी समिति का बोर्ड है वो भी आधा डूब चुका है। मैं अपने दाहिने साथ दिखाना चाहूंगा, दाहिने तरफ कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि दिखाएं कि ये जो दुकानें हैं, देखिए किस तरीके से जो बेसमेंट की दुकानें हैं वो डूब चुकी हैं और जो टॉप पे बनी हुई दुकानें हैं उनकी भी सीढ़ी डूब चुकी है। ट्रांसफार्मर लगा हुआ है विद्युत विभाग का, वो भी आधा डूब चुका है। तो कुल मिलाकर के जो बाढ़ का तांडव है वो इस कदर है कि हर तरफ पानी ने त्राहिमाम मचा रखा है। तो हम अभी इस वक्त नाव पे हैं और जो नाविक हमारे साथ हैं उनसे जानते हैं, क्योंकि ये कभी कभी यहाँ पे नाव चलाते हैं, साल में 1 बार 2 बार। आज किस तरह की स्थितियां हैं यहाँ पे, जिस तरीके से आप लोग को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, प्रशासन के क्या इंतजाम है? सर परिस्थितियां तो बहुत गंभीर हैं, अब क्या ही बताएं। मेन मार्ग है जो आपका इलाहाबाद और ये राजापुर, चित्रकूट, बांदा, बबेरू, ये पूरा जलमग्न हो गया है। और इधर जो अर्की तिराहा पड़ता है अपना मेन, ये भी जलमग्न हो गया है। और करौंदियाई, अर्की, जलंधरपुर, ऐसे मतलब कई अनेक गांव हैं जो एकदम से जलमग्न हो चुके हैं। प्रशासन लगा हुआ है, अपना काम वो अपनी जगह कर रहे हैं, नाव भी आ चुकी हैं और सब लोग
आना जाना सबका लगा है, नाव से ही आना जाना है सबका। बारिश में लोग सफर करने को मजबूर हैं, तो पहले जानते हैं जो यात्री हैं जो सफर कर रहे हैं उनसे जानते हैं भाई साहब कहाँ से आए हैं और क्या स्थितियाँ हैं यहाँ? सर मैं कमासिन से आया हूँ और राजापुर जाना है मुझे, तो इतनी समस्याएं हो रही हैं कि सर जो है उस पार जो है अपनी गाड़ी खड़ी किए हुए हैं, अब समझ में याद नहीं रहा कि जाएं तो जाएं कैसे। सर समस्या का काफ़ी समाधान करना पड़ रहा है और उस पार से इस पार जाने में जो है काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और सर काफ़ी जो है समस्याएं इस रूप में जो है, तो इस चीज़ का समाधान जो है जल्द से जल्द किया जाए। और प्रशासन लगातार कह रहा है कि बहुत आवश्यक हो तब निकले, अन्यथा ना निकले, तो क्या कुछ बहुत आवश्यक कर रहे हैं? सर आवश्यकता तो वही है सर, जाने वाला मार्ग है सर, ये आपके बांदा से इलाहाबाद सीधा मेन हाईवे है सर, और जाने वाला का मार्ग है, काफ़ी लोगों को दिक्कत सामना करना पड़ रहा है। तो सर इस चीज़ का हमें ये है सरकार से कि इस चीज़ की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए और सबकी व्यवस्थाएं की जाए। मतलब क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए? मेरा नाम चंदन अग्रहरी है, मैं कमासिन से आया हूँ। जनपद बांदा? जी बांदा जनपद। अब मुझे थोड़ा सा काम की वजह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। गाड़ी मुझे उस पार खड़ी करनी पड़ी और मुझे काम की वजह से जाना पड़ रहा है, रास्ता नहीं है, भारी बारिश चल रही है, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, रुक नहीं रही है और यही प्राकृतिक आपदा की वजह से किसानों को भी नुकसान हो रहा है। जो लोग इस पार से उस पार बांदा या बांदा से चित्रकूट की तरफ आ रहे हैं उसको नाव के जरिए प्रशासन यात्रा करा करके सुगम तरीके से सुरक्षित स्थानों में पहुंचा रहा है। फिलहाल लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि अभी पानी किस हद तक अपना कहर और बरपाता है। फिलहाल आपको लगातार इस तरीके की तस्वीरों से हम वाकिफ कराते रहेंगे। अभी हम राजापुर में हैं, फिर अन्य स्थलों पर भी हम आपको ले जाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से चित्रकूट पे बाढ़ ने अपना त्राहिमाम मचा रखा है। ज़ियाउल हक, हिंदी खबर, चित्रकूट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देख रही है हिंदी खबर। नमस्कार।